मैं सुधीर कुमार सरदार मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन फुलवारीशरीफ पटना के माध्यम से बीएड सेकेंड ईयर के कोर्स 9 के अंतर्गत टास्क के प्रकार हम लोग पढ़ रहे थे। उसी में एक टास्क था प्रोजेक्ट टास्क। तो उसमें से हम लोग एक छोटा सा इसका पार्ट कर लिए हैं कि टास्क क्या है, प्रोजेक्ट टास्क क्या है, परियोजना कार्य क्या है, इसके प्रकार, ये सारे हम लोग देख लिए थे। तो आज जो हम लोग देखेंगे कि इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं। प्रोजेक्ट मेथड मतलब प्रोजेक्ट बनाने की विधि के कौन कौन से चरण हैं, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो जो इसका टोटल जो चरण है वो इसके 5 स्टेप्स हैं। यानी आप कोई भी परियोजना बनाने के लिए आपको 5 चरण की आवश्यकता होती है। यानी 5 स्टेप में आप एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, उसी की चर्चा हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो इसी के अंतर्गत जो पहला हम लोग का स्टेप है यानी चरण है वो है क्रिएटिंग सिचुएशन, मतलब स्थिति बनाना। ये प्रोजेक्ट का पहला स्टेप है। तो इसका तात्पर्य इससे है कि अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है, यानी स्थिति तैयार किया जाता है, जिसके माध्यम से यानी उस वातावरण में छात्र एक प्रोजेक्ट बनाने के अनुकूल अपने आप को सहज महसूस कर सके। और इसमें सर्वप्रथम हम लोग ध्यान रखते हैं कि जब स्थिति हम लोग क्रिएट करेंगे तो इस क्रिएट करने में हम लोग कभी भी नॉलेज ज्ञान को बेस नहीं मानेंगे। ज्ञान को हम लोग बेस कभी नहीं मानेंगे। हम लोग मानेंगे किसको, कि आपकी जरूरत क्या है। मतलब आप जब एक अध्यापक होंगे कक्षा कक्ष में, तो वो जब प्रोजेक्ट का सिचुएशन बनाएंगे तो जो सिचुएशन होगा, स्थिति होगी, वो जरूरत के अनुसार होगी, नहीं कि ज्ञान के आधार पर। इसका सीधा स्पष्ट तात्पर्य हुआ कि इस सिचुएशन, क्रिएटिंग सिचुएशन में अध्यापक एक ऐसे वातावरण, कक्षा कक्ष में एक ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं जिसके अंतर्गत छात्र एक प्रोजेक्ट करने के अनुकूल अपने आप को तैयार कर लेते हैं। और इसका आधार जो होता है वो ज्ञान न होकर आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। तो ये पहला हम लोग का स्टेप है। तो ये स्टेप कंप्लीट हुआ तो छात्र अपने आप को सहज महसूस करने लगे कि हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए रेडी हैं, मतलब बनाने के लिए हम लोग अग्रसर होने लगे। तो नेक्स्ट जो हम लोग का इसमें है जो दूसरा हम लोग का स्टेप है इसमें मतलब इसमें सीधा स्पष्ट इससे है कि पहला स्टेप में हम लोग क्या किया, अध्यापक क्या किया, क्लासरूम में एक अनुकूल वातावरण तैयार कर दिए। और वह वातावरण जो था ज्ञान के आधार पर न होकर जरूरत के अनुसार क्रिएट किया गया। अब दूसरा स्टेप जब आता है कि छात्रों को समस्या के चयन के लिए स्वतंत्र मुक्त छोड़ दिया जाता है। यानी आपके क्लासरूम में जितने स्टूडेंट हैं वह स्वतंत्र रूप से अपने अकॉर्डिंग यानी अपने रुचि क्षमता के आधार पर समस्या का चयन करते हैं। इसमें छात्रों पे किसी प्रकार का दबाव या अपनी मनोइच्छा आरोपित नहीं किया जाता है, जबकि अध्यापक इस समस्या के चयन में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा। अध्यापक जो होंगे क्लासरूम में एक मार्गदर्शक के रूप में अपने आप को क्रिएट करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो कक्षा कक्ष में अपने अनुसार किसी भी छात्र को अपने समस्या को उन्हीं पे आरोपित करती है। यानी माना जाए किसी क्लासरूम में
क्लासरूम में 2 स्टूडेंट हैं तो दोनों का पूर्ण स्वतंत्र है कि दोनों अपने क्षमता और रुचि के अनुसार अपनी समस्या का चयन कर सकते हैं। अब इसमें अध्यापक क्या करेंगे कि मार्गदर्शक के रूप में उन्हें प्रेरित करेंगे। अगर छात्र को 4-5 समस्याएं आ रही हैं और वो समझ नहीं पा रहा है इसमें से कौन सा सिलेक्ट करे, तो उस क्रम में अध्यापक अपनी मार्गदर्शक की भूमिका को सुनिश्चित करते हुए उस मतलब कि समस्या के चयन में अपनी भूमिका सुनिश्चित करेगा। ये आपका दूसरा है। और जो तीसरा स्टेप हम लोग का है वो है प्लानिंग। योजना। अब क्या हुआ, क्लासरूम में सिचुएशन क्रिएट कर दिए पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में छात्रों को स्वतंत्र हम लोग मुक्त छोड़ दिए और छात्र अपनी स्वतंत्र क्षमता और रुचि के अनुसार अपने समस्या का चयन कर लिए। तो अब जो तीसरा स्टेप हम लोग का है वो है योजना। तो योजना का तात्पर्य इससे है कि जो छात्र समस्या का चयन किए हैं, छात्र जो भी समस्या का चयन किए हैं, तो उस समस्या पे जो समस्या का चयन हुआ है उस समस्या पे छात्रों से मुक्त रूप से चर्चा परिचर्चा होगा। अध्यापक सारे छात्रों के राय स्वतंत्र यानी मुक्त रूप से सुनेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि अगर कोई छात्र जो है 10 पॉइंट राय दिया तो इसमें से जरूरी नहीं कि 10 के 10 सही हो। यह भी हो सकता है कि उसमें से 2 पॉइंट सही हैं और दूसरा छात्र जो है उस समस्या से रिलेटेड अपना राय प्रस्तुत किया तो 2 पॉइंट वो दिया। तो इस अवस्था में हम लोग क्या करते हैं प्लानिंग में कि छात्रों को मुक्त हम लोग छोड़ते हैं यानी राय प्रस्तुत करने में, और इसके अकॉर्डिंग जो है छात्र अपना स्वतंत्र रूप से राय प्रस्तुत करता है। और वो राय क्या होगा कि जो समस्या का चयन हुआ रहेगा, अगर कोई जो भी समस्या है, माना जाए कि ये समस्या है आपकी ए, तो इस समस्या पे हम लोग योजना क्या बनाएंगे कि इस समस्या का समाधान क्या होगा, ये समस्या क्रिएट क्यों हुआ, इसमें समाधान करने के लिए कौन कौन से इसके हमारे सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन से इसमें जानकारी की आवश्यकता पड़ेगी। यानी इस प्लानिंग में हम लोग इस समस्या के हर बिंदु पे चर्चा करेंगे, हर बिंदु पे हम लोग चर्चा करेंगे। और यह चर्चा छात्र और शिक्षक छात्र छात्र के साथ हो सकता है और इसमें उनके सारे प्लानिंग सारे सुझाव को लेंगे और अध्यापक क्या करेंगे कि सारे सुझावों को लेकर छात्रों से और अपना उसके बाद बोर्ड पे 1 by 1 ऐसे कंटिन्यूअस एक प्रोसेस में इस सारे राय या सुझाव को यानी समस्या के समाधान करने के लिए कौन कौन से तत्व उसके प्रोसेस क्या क्या होने चाहिए, तो उसके कंटिन्यूअस पहले स्टेप में क्या होना चाहिए समस्या के समाधान के लिए, फिर क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए, फिर यानी इस तरह से ध्यान स्पष्ट हुआ प्लानिंग में कि आपके समस्या के समाधान के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, उसकी सारी व्यवस्थित एक बोर्ड पे निर्धारित कर दिया जाता है, जिससे छात्र एकाग्र हो जाते हैं और उनको यह अनुभव हो जाता है कि हमारे समस्या के समाधान के लिए कौन कौन से आयाम की आवश्यकता है, विषय वस्तु की आवश्यकता है। इस तरह से अपने समस्या के समाधान के लिए वो पूर्ण रूप से मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। ये आपका तीसरा स्टेप है। जो चौथा स्टेप है वो जो हम लोग का चौथा स्टेप है एग्जीक्यूशन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं क्रियान्वयन। तो इसमें क्या होगा कि जो हम लोग थर्ड स्टेप में देखे थे प्लानिंग का, तो छात्र जो है अपने समस्या के समाधान के लिए एक प्लान अध्यापक की सहायता से
रेडी कर लिया, तैयार कर लिया, और उस प्लान को कंप्लीट करने के लिए चौथा स्टेप है, यानी आपके प्लान के जितने एक्टिविटीज थे, वर्क थे और जितने सामग्री हैं, तो उसको हम लोग इस स्टेप में क्या करेंगे कि तीसरा थर्ड स्टेप में हम लोग जान ली कि हमारी क्या आवश्यकता है, कैसे कंप्लीट करेंगे। और चौथा में अपने जानकारी यानी समस्या से रिलेटेड सारी जानकारी एकत्रित करेंगे, सामग्री जो जो चाहिए वो एकत्रित करेंगे, टूल अगर कोई है तो टूल की इकट्ठा करेंगे, यानी ये सारे चीज को इकट्ठा एकत्रित कर कर और उसको हम लोग सबसे पहले उसको क्रियान्वित करेंगे। यानी पहला स्टेप होगा कि सबसे सर्वप्रथम अपने समस्या के समाधान के कार्य को प्रारंभ करना। इस चौथे स्टेप में अगर कोई आपसे पूछे कि प्रोजेक्ट मेथड के अंतर्गत किसी भी समस्या के समाधान का प्रारंभ जो है किस स्टेप में किया जाता है, तो सबसे पहले जान ले कि हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट के अंतर्गत अपने कार्य का सर्वप्रथम प्रारंभ जो है वो स्टेप 4 में करते हैं। 1 में सिचुएशन क्रिएट करें, 2 में समस्या हम लोग अचीव किए, क्रिएट किए मतलब पाए हम लोग, और तीसरा में हम लोग प्लानिंग किए कि क्या क्या इसके समाधान के लिए चाहिए, और चौथा में हम लोग इसको स्टार्ट किए अपने कार्य के मतलब कि उसके परिणाम के लिए। तो इस चौथा में क्या होगा कि अपने प्लानिंग के अनुसार सारे वर्क को कंप्लीट करेंगे, सारे संसाधन को इकट्ठा करेंगे और उसके काम को संपूर्ण करेंगे। इस तरह से हम लोग का ये चौथा जो पॉइंट है वो कंप्लीट होगा। और पांचवा जो हम लोग का है पांचवा जो हम लोग का है वो है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन से स्पष्ट है कि अपने कार्य का मूल्यांकन करना। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि मूल्यांकन जो होगा वो दोनों साइड से होगा, स्टूडेंट भी करेंगे और टीचर भी करेंगे। आपके कार्य का मूल्यांकन स्टूडेंट भी कर सकते हैं, करेंगे, और अध्यापक भी कर सकते हैं। तो इसमें सब अच्छा माना जाता है जो है वो स्टूडेंट को। सबसे पहला, चूंकि छात्र अपने समस्या के समाधान के लिए स्वयं काम कार्य कर रहा है, तो वह स्व मूल्यांकन कर कर अपने कार्य का, उसमें अगर कहीं भी फॉल्ट, अगर कहीं कमी आता है तो उसे सुधार कर तब प्रकाशित करेगा, मतलब प्रस्तुत तब करेगा उसके समस्या का समाधान करने के बाद। अगर कोई ऐसा छात्र है वह यह सोचता है कि हम तो अपना वर्क कंप्लीट कर लिए और प्रस्तुत कर देते हैं इस अपने प्रोजेक्ट को, तो वो मूल्यांकन नहीं किया। तो अगर 10 छात्र मूल्यांकन किए और 1 नहीं किए तो जब प्रस्तुतिकरण होगा तो आपका बाहर हो जाएगा, छट जाएगा। तो इस क्रम में छात्र जो है अपने प्रोजेक्ट का स्व मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन करने के बाद उसको प्रकाशित करते हैं, और प्रकाशित करने से पहले वह यह इस बात के लिए कंफर्म हो जाते हैं कि उनका जो प्रोजेक्ट है जिसके लिए कार्य कर रहे थे वो रिजल्ट उन्होंने पाया, यानी अपने परिणाम की प्राप्ति कर ली। तो इस तरह से जो है आपका ये स्टेप्स कंप्लीट होता है। 5 स्टेप है और इसी 5 स्टेप्स के माध्यम से आपके प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि टीचर्स की क्या क्या भूमिका इसमें होती है। कि प्रोजेक्ट मेथड में, यानी इसको टास्क के कंप्लीट अंतर्गत आता है, तो प्रोजेक्ट टास्क में या प्रोजेक्ट मेथड अभी स्टेप में हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें भी कि इसमें टीचर्स अपना क्या रोल निभाते हैं। तो पहला कि टीचर जो है वो मार्गदर्शक के रूप में, हो सकते हैं। तो मार्गदर्शक में होंगे पहला, तो जब ये मार्गदर्शक होंगे तो आपका जो भी समस्या होगा या वर्क होगा वह विचलित नहीं होगा, समय समय पर आपके कार्य के लिए यह बेहतर काम करेंगे। दूसरा, ये आपके लिए सहयोगात्मक कार्य करवाते हैं। सहयोगात्मक कार्य का सेंस इससे है कि अगर कोई बालक की क्षमता कम है और रुचि है, बालक में रुचि है काम करने की, लेकिन उसकी इफिशियंसी, उसकी कैपेसिटी कम है, तो इस प्रक्रिया में छात्र असफल यानी ज्यादा समय ले सकते हैं या काम में रुकावट आ सकती है।
तो इसी को ध्यान में रखते हुए अध्यापक क्या करते हैं, इनको समूह से जोड़ देते हैं और समूह से जोड़ने में के बाद क्या होता है कि उनमें सहयोग की भावना उत्पन्न होती है और छात्र जो है सहयोगात्मक प्रक्रिया के माध्यम से अपने कार्य को संपन्न करते हैं। तो मार्गदर्शक के रूप में, सहयोगात्मक के रूप में। चौथा, तीसरा जो है कि अध्यापक कोई बच्चे को ये दिया गया टास्क काम करने के लिए और उसकी क्षमता कम है और वह छात्र चाहता है कि हम अपने एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही काम कंप्लीट कर लेंगे, हमें थोड़े और समय की आवश्यकता है, तो उसकी दक्षता और रुचि के अनुसार प्रभावशाली बालक को हम लोग उसको अतिरिक्त समय हम लोग दे देंगे बालक को। अध्यापक छात्रों को अतिरिक्त समय देंगे जिससे छात्र अपने कार्य को सुचारू रूप से बेहतर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से इसमें छात्र अध्यापक की विशेष भूमिका है। तीसरा जो इसमें है कि छात्र में इसके बाद जो है चौथा हम लोग देख लेंगे कि अध्यापक क्या करते हैं कि आप छात्र जैसे अगर कोई आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसमें आपको सबसे एक इंपॉर्टेंट भूमिका है कि अध्यापक कभी भी इस प्रोजेक्ट मेथड को कंप्लीट करने क्रम में तानाशाह की भूमिका नहीं निभाएंगे। तो यह इनका भी एक इसमें रोल है कि जब भी होगा टीचर्स जो होंगे एज ए फ्रेंडली होंगे, मित्रवत होंगे, सहयोगात्मक भावना का विकास करवाएंगे और आप में जो है एक मित्रवत व्यवहार का निर्माण करेंगे। तानाशाह नहीं होंगे, फ्रेंडली होंगे। इससे क्या होगा कि आपके प्रोजेक्ट वर्क जो है वो ससमय बेहतर तरीके से होगा, उसमें अतिरिक्त मानसिक तनाव नहीं होगा और इस तरह से आपका जो कार्य है वो संपन्न होगा। जो पांचवा नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अध्यापक क्या करते हैं कि अपने बल से यानी अपने सहयोग से छात्रों के, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और आपको अध्ययन सामग्री मटेरियल और बहुत सारे संसाधन की आवश्यकता है तो आपको उसमें काम करते हैं, तो एज ए उत्प्रेरक का काम अध्यापक जो है एक उत्प्रेरक का कार्य भी काम करते हैं जिसके माध्यम से आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। तो इस तरह से बहुत सारे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। 5 हम लोग देख लिए। अब इसके 2, 3, 4 डिमेरिट हम लोग देख ले। देखिए, इस प्रोजेक्ट टास्क की मेरिट की अगर बात करेगी, गुण की अगर बात करें तो इसके फंक्शन ही इसके गुण हैं, इसके क्वालिटी हैं, तो इसको अलग से व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। अगर इसको ऐसे 2 लाइन में जान ले, गुण में क्या क्या लिख सकते हैं, इसके क्वालिटी मेरिट में क्या क्या लिखेंगे, तो मेरिट में यह लिख सकते हैं कि छात्रों में सहयोगात्मक भावना का विकास होता है, पहला। दूसरा हो जाएगा कि छात्र में स्वतंत्रता यानी आत्मनिर्भरता आता है, ये हो जाएगा। तीसरा, इस प्रोजेक्ट टास्क में अध्यापक एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है जिससे छात्र अपने वांछित लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। इस तरह से बहुत सारे मेरिट हो जाएंगे जो इसके फंक्शन में ही सारा बता चुके हैं। अब इसके जो है डिमेरिट केवल जान ले 2, 3, 4 हम लोग। तो डिमेरिट क्या है हम लोग कि अगर यह देखा जाए कि अगर कोई बालक समूह में कार्य कर रहा है और समूह में सहयोग की भावना नहीं है तो वह कार्य जो है अपने समय में कंप्लीट नहीं होगा और इसमें अधिक से अधिक समय लग जाएंगे। यानी इस प्रोजेक्ट कार्य में समय की सीमा निर्धारित नहीं होती है जिसके कारण यह कार्य जो है और विस्तृत रूप में विकसित हो जाता है जो आपके असफलता को दर्शाता है। दूसरा इसमें यह है कि अगर माना जाए कि समस्या सिलेक्शन में हम लोग जब चुनाव करते हैं उसी क्रम में अगर कोई ऐसा छात्र है और वह छात्र केवल अपने रुचि के अनुसार कोई ऐसी समस्या का चुनाव कर ले परंतु उसकी क्षमता उसको कंप्लीट करने में अलाउ नहीं कर रहा हो तो उस क्रम में भी वह बालक असफल हो जाता है अपने कार्य को कंप्लीट करने में। इसका डिमेरिट और है कि अगर कोई अध्यापक तानाशाह की भूमिका निभाता है यानी अपने मनोवृत्ति को दूसरे छात्रों पे थोपना चाहता है तो उस प्रक्रिया में भी यह प्रोजेक्ट जो है अपनी दोष को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से इसके डिमेरिट हो गए, मेरिट हो गए।
अब एग्जाम हॉल में अगर क्वेश्चन आ गया प्रोजेक्ट पे टिप्पणी लिखने के लिए 5 नंबर में, तो आपको केवल कुछ नहीं लिखना है, पहले इसको क्या करेंगे, परिभाषा लिख देंगे, परिभाषा लिख दीजिए। और टाइप जो इसके हैं, अगर टाइप्स अगर लिख रहे हैं आप, तो टाइप्स आप 3 लिखे या 4, कोई एक लिखे, जो आपको रैंडम याद आए उस समय एग्जाम हॉल में, किसी एक को फॉलो करें। इसको कंप्लीट कर लिए। कंप्लीट करने के बाद इसके मेथड, सिर्फ जो है मेथड के नाम को, इसको थोड़ा विस्तार से हम लोग लिख देंगे मेथड को, और 3 मेरिट 3 और डिमेरिट 3, और लास्ट में कंक्लूजन। ये आपके 5 नंबर के लिए सफिशियंट है। मैक्सिमम नंबर इसमें मिलेगा 4+, मिनिमम, उससे कम नहीं मिलेगा। ये आपकी प्रोसेस है। 10 नंबर में क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर 10 नंबर में आता है तो अपने साथ 2 आदमी को ले आएगा, जैसे प्रोजेक्ट और असाइनमेंट साथ में आ जाएगा, या फिर तीनों टास्क आ जाएगा, काइंड ऑफ टास्क, तो तीनों की व्याख्या करनी होगी, तब 10 नंबर को ये फॉलो करेगा। नहीं तो ये इंडिविजुअल आएगा तो 5 नंबर में। तो इस तरह से आज हम लोग का प्रोजेक्ट टास्क कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टास्क की चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।